वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो दाम्बुला रॉक केव्स के बाद मैं आ गई हूँ सिगरिया लायन रॉक में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसिडर की जाती है। ये एक टॉप पैलेस है जिसको काट के बनाया था राजा कश्यप ने। इस वीडियो में आपको लेके चलूंगी माधु रिवर बोट क्रूज पे और साथ ही टर्टल हैचरी, और कैसे मैं आगे अपनी जर्नी बेंटोटा से मिरीसा वेल वॉचिंग पॉइंट तक कवर करके आती हूँ। सिगरिया को सिम्हागिरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है लायन पैलेस, और ये किंग कश्यप ने AD 477 के अराउंड में बनाया था। 14th सेंचुरी तक ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी हुआ करती थी। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, किंग कश्यप ने अपने फादर को मार दिया था और उसके बाद से वो पब्लिक से बचने के लिए इस एक हिल के ऊपर चला गया था, जहाँ जाके उसने उसको काट के, उस पहाड़ को काट के अपना पैलेस बनाया था, जो कि उसकी कैपिटल भी थी। यहाँ पहुँच के मैंने एक गाइड कर लिया था, जो कि मुझे बहुत ही रीजनेबल रेट में मिल गया था, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं आ रही थी, तो इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि मैं यहाँ पे गाइड कर लूँ। उन गाइड ने मुझे बहुत अच्छे से पूरे इसके हिस्ट्री के बारे में और सारे पॉइंट्स के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया। That time 7 meter high, 5 meter wide, right round the rock 4 kilometer. Now can you see? This is a inner moat. That time 22 meter wide, 5 meter deep. Right round the rock of the 4 kilometer has been crocodile. There are many crocodile. Now is still crocodile. Sometime in the sea. In this? This one, yeah. Okay. Sometime in the It's a sea. marshland. Okay? Marshland. Yeah. Can you see the brick wall? This is a road behind. Calling middle rampart. Middle rampart and inner rampart same. 7 meter high, 5 meter wide, right on the 4 kilometer. This year जैसे ही मुझे मेरे गाइड ने बताया कि यहाँ पे क्रोकोडाइल दिखते हैं, और उसके अगले ही सेकंड मुझे यहाँ पे एक मुंह फाड़ा हुआ क्रोकोडाइल पड़ा हुआ दिख गया। एंड इट वाज सो स्ट्रेंज एंड सो एस्टॉनिशिंग एंड सो सरप्राइजिंग दैट ये पूरा मार्शलैंड जो है, कभी एक स्विमिंग पूल हुआ करता था राजा का। क्रोकोडाइल को किसी पूरी पब्लिक से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो आराम से अपना धूप सेक रहा था। और ये ऐसे 4 से 6 स्विमिंग पूल यहाँ पे राजा ने बनाए हुए थे, जिनमें वो अपनी रानियों के साथ में बैठता था। इस फोर्ट के हिल टॉप तक पहुँचने के लिए मुझे 1200 सीढ़ियाँ चढ़नी थी, और अभी तक मैं दाम्बुला केव से ऑलरेडी 250 सीढ़ी चढ़ के आ चुकी थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत मुश्किल टास्क था, वापस इतनी धूप में आके और 1200 स्टेयर्स चढ़ के टॉप पे जाना, जहाँ पे मुझे लायन पॉज देखने को मिलते। इस पैलेस के 3 पार्ट हैं। एक है जहाँ पे आपको पेंटिंग्स दिखाएंगे वो, दूसरा है जहाँ पे एक मिरर वॉल है, और तीसरा आपको और ऊपर चढ़ के जाना है, जहाँ पे जाके फाइनली आपको लायन पॉज देखने को मिलेंगे, जो कि टॉप पे है। मेरी हिम्मत यहाँ पे थोड़ी जवाब दे रही थी, लेकिन मेरे गाइड मेरे साथ कंटिन्यू चल रहे थे। मैं इतना थक गई थी ऑलरेडी इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, कि मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये जो मेरे गाइड हैं, ये रोज़ रोज़ कैसे इतने टूरिस्ट को लेके जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा रोज़ का काम है, मैं यहाँ का लोकल हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और साथ ही में फिट भी रहता can you see the little bit of shining? This wall. श्रीलंका में आप एज अ टूरिस्ट जाएं तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि जहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है, आपको बैठने से मना किया हुआ है, आपको फोटोग्राफी करने से मना किया, तो आप उसको अडहेर करें, वरना इसकी सज़ा मिल सकती है। 600 सीढ़ी चढ़ने के बाद मैं ऊपर पहुँच गई थी, और यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। मिरर वॉल के बाद मुझे आगे ऊपर मैं गई देखने के लिए मुराल पेंटिंग्स, जो कि राजा की रानियों की बनाई हुई एक्चुअल पेंटिंग्स हैं, जिनको प्रिजर्व किया हुआ है। क्योंकि वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ की पिक्चर्स नहीं ले पाई। हाय एवरीवन, सो मैं दाम्बुला केव्स होके और सिगरिया लायन पॉज वगैरह देख के फाइनली मैं अपने होटल आई हूँ, चेक इन किया है, और आते ही मुझे पहले मिली है वेलकम ड्रिंक, ब्लैक करंट का जैसा कुछ है अच्छा सा, और मुझे मिला है एक टिश्यू पेपर। सो फाइनली आई विल बी रेस्टिंग हियर, आई विल हैव माई फूड हियर। दिस इज पेलोवेरा विलेज रिजॉर्ट, एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड रिजॉर्ट। So this is my room in Pelovera Village Resort. Okay, good, better than the morning one, huh? Yeah, that is normal. Okay. So friends, क्योंकि मुझे सुबह से ढंग से खाने को नहीं मिला था, तो यहाँ खाना देख के मैं उसकी लिटरली टूट पड़ी। खाना मुझे यहाँ का अच्छा लगा, मेरे मतलब के लिए वेजिटेरियन फूड और ड्रिंक्स मिल गया था। रात भर अपनी थकान उतारने के बाद खाना खा के और अच्छे से मैं सो गई थी। उसके बाद मैं मॉर्निंग में उठी, और ये है मेरा पेलोवेरा विलेज रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा था। यहाँ पे खाने के ऑप्शंस अच्छे थे, आई वुड से कि एज़ कम्पेयर टू लॉट ऑफ अदर प्लेसेस जहाँ मैं रुकी थी, जहाँ मैंने खाया था, उनके कंपेरेटिव काफ़ी बेटर था। मैं आपको एक ग्लिम्स दिखा देती हूँ अपने रिजॉर्ट का।
जो कि बहुत अच्छा लश ग्रीन था। इसमें स्विमिंग पूल भी था। सो फ्रेंड्स, मैं निकल चुकी हूँ आफ्टर ब्रेकफास्ट अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है बेंटोटा और मिरीसा। क्योंकि मिरीसा के लिए पूरा दिन चाहिए, तो मैं 2 नाइट्स का स्टे करने वाली हूँ बेंटोटा में। और रास्ते में मैं माधु रिवर सफारी और टर्टल हैचरी होते हुए देन नेक्स्ट डे मैं मिरीसा के लिए अर्ली मॉर्निंग निकलूंगी। Today we going to the Madhu River boat safari. So and Ahongala Turtle Hatchery. Turtle hatchery. Turtle Hatchery. So the Madhu River is the biggest river in the Sri Lanka. Also, this is the 64 island inside Cinnamon Island and Madhu Island also. Okay. So when we go there, you can get more information as there. Also, we go to Turtle Hatchery. Hello friends, so I have come to the river safari. It is called Madhu River, and so I have travelled all the way from Sigiriya, and I am towards the south side of Sri Lanka. So this is Madhu River safari that will happen. They will take us to the mangroves. They will also take us through the fish massage and other things. So I am excited to go here. सो फ्रेंड्स, मैंने जो पैकेज लिया था उसकी कॉस्ट थी 20 USD ईच, जो कि अराउंड 1600 INR के अराउंड थी। इस पैकेज में 1 घंटे का बोट क्रूज था और मैंग्रोव्स पे लेके जाते, और 3 आइलैंड कवर किए थे, जिसमें से एक छोटा सा मंदिर था, एक मैंग्रोव्स थे और एक सिनेमन आइलैंड जिसके ऊपर ये मुझे लेके गए थे। सो 3 आइलैंड्स इसके अंदर कवर थे। 1 से सवा घंटे का ड्यूरेशन था। और अभी मैं पहुंच गई हूँ मैंग्रोव्स में, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फाइनली मैं पहुंच गई सिनेमन आइलैंड्स में। सिनेमन मतलब दालचीनी। यहाँ पे दालचीनी के सिनेमन के पेड़ हैं, जिसमें से जिनकी छाल निकाल के मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि कैसे दालचीनी निकाली जा रही है, और यहाँ से ये बल्क में इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्चुअल दालचीनी की खुशबू जो है वो यहाँ पे आके समझ में आई, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग पैकेज्ड फूड जो आता है उसी को इस्तेमाल करते हैं। इस आइलैंड पे काफ़ी लोग रहते हैं और जो कि इसी के ऊपर ही अपना जीवन यापन करते हैं। इनका ऑक्यूपेशन यही है, दालचीनी के पेड़ को काट के उसमें से दालचीनी निकालना, एंड देन सिनेमन ऑयल इसके अंदर से प्रोड्यूस होता है। जो मेरे साथ में उन्होंने मुझे बताया कि इस पेड़ के जो फर्स्ट लेयर है उसको हटा दिया जाता है। सेकंड लेयर को जब छील के निकालते हैं तो उसके अंदर से एक्चुअल सिनेमन मिलता है, जिसको हम सुखाते हैं, और सुखाने के बाद ये जो ड्राई सिनेमन स्टिक्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, वो हम तक पहुंचती हैं। यहाँ से मैंने काफ़ी कुछ शॉपिंग करी। यहाँ से मैंने सिनेमन ऑयल्स उठाए 3-4, मैंने सिनेमन टी जो पाउडर होता है वो लिया, बिकॉज फाइनली मुझे यहाँ पे आके ऐसा लगा कि मुझे इन सब चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। Cleaning, compost, fertilizer, secondly only one cinnamon madam. I use without sun, it drive and automatic club, automatic. 7, 8, 5. Madam, outside noise.
फाइनली आई एन्जॉयड माई सिनेमा कप ऑफ टी एंड इसके बाद मैंने पूरे नज़ारों को अच्छे से देखा, अच्छे समेटा और मैं वापस निकल गई अपनी बोट की तरफ। बोट में लौटते हुए जो हमारे साथ में जो क्रू मेंबर थे उन्होंने मुझे आगे लेके गए जहाँ पे एक्चुअल में माडू रिवर और जो सी है वो समर्ज होता है, वो मिक्स होता है आपस में। तो मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं एक बार ये देखना चाहती हूँ, इसकी क्लिपिंग को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि आगे सी है और ये रिवर है, बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन श्रीलंका, बिगेस्ट रिवर इन श्रीलंका। फाइनली ये समुद्र में जाके मिलती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हर नदी का जो अपना अंतिम पल है वो समुद्र में मिल जाना है, यहाँ पे आके वो मिल जाती है। और ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा था, कितना खूबसूरत नज़ारा था। एंड फाइनली आई कैप्चर्ड ऑल टर्टल हैचरी, यानी कि जहाँ पे टर्टल्स के एग्स को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है और एक पर्टिकुलर सीज़न आने पे वो हैच कर जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड टर्टल हैचरी। जैसे आप ये देख सकते हो टैंक पे ये वाला टर्टल नीचे नहीं जा पा रहा है, वो वाला टर्टल नीचे, सारे टर्टल नीचे आ रहे हैं, ये नहीं जा पा रहा है। इसका रीज़न है ये इज अ सफर बिकॉज ऑफ अवर ह्यूमंस एक्ट। इस बेचारे ने इतना प्लास्टिक खा लिया है, इसके पेट में इतना प्लास्टिक है कि इज नॉट एबल टू गो डाउन, और इसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि मर जाएगा। सो फ्रेंड्स, आफ्टर टर्टल हैचरी मैं पहुंच गई अपने रिजॉर्ट में जिसका नाम था तूरिया रिजॉर्ट। येस, सो दिस वाज अ 5 स्टार प्रॉपर्टी एंड ये बिल्कुल बीच साइड पे बनी हुई प्रॉपर्टी थी, बहुत सुंदर एंड काफ़ी बड़ी बनी हुई थी। जो मेरे गाइड थे उन्होंने मुझे बताया कि कोविड के टाइम पे इसमें थोड़ा सा इश्यूज़ हुए थे एंड एक टाइम था जब सुनामी की वजह से भी ये काफ़ी हिट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान पहुंचा था, बट आफ्टर दैट इट रिकवर्ड। एंड एक्चुअली मेरे अगर पूरे स्टे में देखा जाए तो सबसे सुंदर प्रॉपर्टी यही थी। इसके 2 स्विमिंग पूल थे, काफ़ी बड़े बड़े 2 बिल्डिंग विंग्स थे एंड सामने आप जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल सामने मेरे सी है, तो इनका एक अपना प्राइवेट बीच भी था। सो आई थिंक ओवरऑल दिस प्रॉपर्टी वाज रियली अमेजिंग एंड वर्थ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं मिरीसा के लिए निकल रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे निकलना होता है क्योंकि 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है एंड सो उसके लिए मैं निकल गई हूँ। सामने मेरा गाइड संजीव मेरा वेट कर रहा है। इस पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं है और बिल्कुल अंधेरा है इस समय, बट फाइनली आई एम लीविंग। सो फ्रेंड्स, कैब से उतर के एक पॉइंट पे आपको ऑटो करना पड़ता है। ये ऑटो आपको लेके जाता है उस डॉक तक जहाँ पे बड़े शिप खड़े हुए होते हैं, जो क्रूज होती है, वहाँ से आपको ये लेके जाते हैं। तो आपको ऑटो करके जाना पड़ेगा। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ जहाँ पे ये बड़े बड़े बोट्स खड़ी हुई हैं। सो ये जो बोट है ये सामने वाली बड़ी वाली ये वाली बोट है जिसके अंदर मुझको जाना है। सो आई विल बी गोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर बोट। दर्शकों, मैं अपने अस्त्र शस्त्र लेके अपनी सेल्फी स्टिक लेके बिल्कुल तैयार थी मिड सी में जाके और वेल्स के को ऑब्जर्व करने के लिए। सो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था क्योंकि सुबह के 6 साढ़े 6 के अराउंड का टाइम था एंड बहुत प्यारा सी का नज़ारा देखने को मिल रहा था। ये जो क्रूज़ होता है, ये जो बेसिकली वेल वॉचिंग होता है, ये कम से कम आपकी किस्मत पे एक्चुअली डिपेंड करता है। ये कभी हो सकता है आपको 1-1.5 घंटे में वेल्स दिख जाए, कभी आपको बहुत टाइम लग जाए। मिड सी में हम चल रहे थे और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे वेल स्पॉट हुई हैं। मदर एंड बेबी वेल, 2 फिन वेल देखने को मिली मुझे। अद्भुत नज़ारा, बहुत खूबसूरत। वेल वॉचिंग में कुछ ही दूर आगे गए थे मिड सी में कि सडनली टर्टल देखने को मिला और काफ़ी टर्टल्स थे इस डीप सी में। कुछ नर मादा दोनों टर्टल्स मुझे देखने को मिले एंड बहुत अच्छे से नज़ारा दिखा मुझे। काफ़ी वेरियस टाइप ऑफ स्पीशीज़, ब्लू फिन वेल और 2 कछुए जो मुझे दिखे, टर्टल्स जो दिखे, ये ऐसी चीज़ थी जो मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा था, दैट टू मिड सी।
मिरीसा से लौटते हुए मुझे 12 बज गया था और यहाँ से लौटते हुए रास्ते में एक मुझे गाइड ने बताया कि यहाँ पे मूनस्टोन माइनिंग है, माइंस हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं देखते हुए चलती हूँ कि क्या एग्जैक्टली हाउ दे एक्सट्रैक्ट मूनस्टोन। और मैं इस जगह पे आ गई हूँ जहाँ पे मूनस्टोन जो एक प्रेशियस जेमस्टोन होता है उसका एक्सट्रैक्शन होता है, क्लीनिंग प्रोसेस होता है एंड देन उसको कारीगर जो है तराश के उसको बहुत अच्छे फॉर्म में इन फॉर्म ऑफ अ पेंडेंट, नेकलेस, एनीथिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। 20 meter deep and we got a short tunnel too, like 7 meter, 8 meter long. Oh God. So the workers working in the tunnel, so they are just digging, collecting the sand. Okay, and then washing the sand, looking for the moonstone. That is the working procedure. How deep is this? 20 meter, madam, I told you, 20 meter and 7 meter long tunnel. Okay. After mining, they wash the sand and then they look for the moonstone. You found anything? This is moonstone? It's all moonstone. We have blue and white together. We have got blue moonstone and white both. तो मूनस्टोन्स को यहाँ पे रख रहे हैं जो एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं. दे हैव येलो क्वार्ट्स ऑल्सो, ग्रीन क्वार्ट्स. वेरी हेवी. ठीक है. एक्सट्रैक्शन, वॉशिंग और कटिंग होने के बाद तो मैं इनकी मेन जो ज्वेलरी शॉप है उसके अंदर गई और एज आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर औरत का दिल जो है जेम स्टोन, प्रेशियस स्टोन्स में तो आ ही जाता है. तो यहाँ पे आके मैंने अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लिया एंड काफ़ी रीजनेबल रेट पे मूनस्टोन पेंडेंट और ब्रेसलेट्स आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे. मूनस्टोन माइनिंग के बाद मैं वापस अपने होटल में आ गई, तूरिया रिजॉर्ट में, एंड मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ टाइम मैं लेजर के लिए अपने लिए रखूँगी. सो मैंने यहाँ पे आराम से जो इनका प्राइवेट बीच था उसमें सी बात लिया एंड उसके बाद मैं इनके पूल में कुछ टाइम के लिए रही एंड देन काफ़ी सुंदर रिजॉर्ट था एंड इसको आपको एक्सप्लोर करने में बहुत अच्छा लगेगा. सो इट वाज माय गुड डिसीजन टू स्टे हियर फॉर 2 days एंड मुझे बीचेस बहुत पसंद हैं. सो अल्टीमेटली आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट बीच विच आई फाउंड आउट. एंड जैसा कि आप देख सकते हैं इतना सुंदर नज़ारा है, प्रॉपर्टी इतनी बढ़िया है. श्रीलंका में आपको नेचर वाइज बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आपको एडवेंचर, आपको हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा. कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जो कि मैंने इस अपनी ट्रिप में कवर नहीं किया, जैसे कि कैंडी नुवारा एरिया, जो कि आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. 2 हिली एरियाज़, बट क्योंकि मेरी प्रायोरिटी बीच और थोड़ा सा हिस्ट्री ऑरिकल प्लेसेस के लिए थी तो इसलिए मैंने इन 3 डेस्टिनेशन को चूज़ किया एंड आई थिंक आई हैड अ वेरी गुड डिसीजन. फाइनली मैंने यहाँ से अपनी सारी यादें समेट के इस प्रॉपर्टी में अच्छे से एंजॉय करके सिकरिया घूम के काफ़ी कुछ रिलैक्स किया. इतने अच्छे ट्रिप से लौट के आने के बाद मैं कुछ इस रेप्टाइल जैसे हो जाऊँगी कि मुझे अपने ऑफिस जाने का शायद मन नहीं करेगा, तो मैं धीरे धीरे जा रही होंगी. श्रीलंका आप आएँ और यहाँ पे आके आप चाय ना लें तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टी एस्टेट्स हैं जो कि नुवारा एरिया और कैंडी की तरफ है. मैं कोलंबो आ चुकी हूँ और बट क्या है कि यहाँ पे एक ये आउटलेट है जो मेरे गाइड ने मुझे बताया, ब्लू फील्ड कंपनी का, एंड इनके पास काफ़ी वैरायटी ऑफ टी ऑप्शंस थे. सो आई डिसाइडेड टू लुक इनसाइड एंड परचेज सम ऑफ द टी बैग्स, ग्रीन टी और ब्लैक टी के ऑप्शंस. एंड एक्चुअली काफ़ी सारे ऑप्शंस थे इनके पास में. श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से भी जाना जाता था, तो यहाँ पे सिलोन टी काफ़ी फेमस है. जहाँ पे भी आप टी के शॉप्स में आएंगे आपको सिलोन टी दिखेगा. एंड इनकी जो खेती होती है, इनके जो बागान है चाय के, ज़्यादातर नुवारा एरिया और कैंडी जो कि हिली एरियाज़ हैं उनकी तरफ है. मैंने यहाँ से ग्रीन टी और ब्लैक टी और कुछ अपने साथ के लोगों को देने के लिए हैम्पर्स उठाए
एंड दीज वर ऑफ वेरी वेरी रिच क्वालिटी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने होटल किया था ओशन एज स्वीट्स, जो कि ठीक ठाक होटल था, बहुत अच्छा तो नहीं था बट इसके रूम्स काफ़ी अच्छे थे। एंड इसमें मुझे सी व्यू रूम मिल गया था, एंड जो कि मरीन ड्राइव पे था बिल्कुल। श्रीलंका में नाइट लाइफ भी काफ़ी अच्छी है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे पब्स हैं जहाँ आप जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, नाइट लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं क्लियोपैट्रा नाम के एक क्लब में गई थी। इसके अलावा यहाँ पे दिन के टाइम पे टेम्पल्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और श्रीलंका में बुद्धिज़्म बहुत अच्छा फैलाया गया था, उसके बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा करने के लिए कोलंबो में था नहीं, एक्सेप्ट मैं इनके टीवी टावर पे गई जो कि बहुत खूबसूरत था, काफ़ी ऊंचाई पे बनाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल श्रीलंका एक बहुत अच्छा पॉकेट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है जो इसको आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। इट इज़ वेरी रिच इन कल्चर, हिस्ट्री एंड यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल पे बने रहें। मैं और इस तरीके की आपको डेस्टिनेशन के बारे में बताती रहूँगी। जुड़े रहें मेरे साथ, साशा द वॉन्डरर।